हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों को फिर से मेरे नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 50 क्वेश्चन का जो हूँ मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चन जो हूँ ऑफलाइन जो कोचिंग मेरा चलता है विद्यादान कोचिंग सेंटर मोहम्मदपुर महनार वैशाली, उसमें लिया हूँ। ये वीडियो बिहार बोर्ड 2026 के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह जो है एनसीईआरटी बुक और प्रीवियस ईयर से उठाया गया है, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ मैं सलूशन कराने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या रहने वाली है। अगर वीडियो में आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी जस्ट जो हूँ क्रैश कोर्स का शुरू से जो हूँ मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। मैथ का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो बिहार बोर्ड 2026 में पूछे जाएंगे, उससे सारी क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन विथ सलूशन के साथ मैं अपलोड करने वाला हूं। थोड़ा मैं फ्री हो जाता हूं उसके बाद तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। वीडियो में ज़रूर बने रहें। पहला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत CO2 है, तो 0.03% है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो आप लोग अगर कुटपाद मारे होंगे तो उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, समतल दर्पण में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। मतलब समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं। तो किस प्रकार का, समतल दर्पण में जब भी बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब वो सीधा ही बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो ये जो भी वास्तविक मारे होंगे, क्योंकि आभासी तो होगा नहीं, दोनों कोई नहीं, इसका मतलब जो होगा जो भी वास्तविक मारे होंगे उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो हवा में जो है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। जो भी बच्चे हवा मारे होंगे ए, तो उनका आंसर जो होगा सही होगा। हवा में प्रकाश की चाल जो होता है सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो किसका है, डी ऑप्शन, चीर। जो भी बच्चे चीर मारे होंगे उनका आंसर जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कह रहा है, पौधे में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है। पौधे में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है, परिवहन के द्वारा होता ही नहीं है, श्वसन के द्वारा होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है किसके द्वारा होता है, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। क्योंकि बाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या, अवशोषित करना, तो बाष्पोत्सर्जन ही हो जाएगा क्या सही करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हृदय के बेस्मों का शीतलन कहलाता है। क्या कहलाता है, हृदय के बेस्मों का शीतलन कहलाता है क्या, सिस्टोल कहलाएगा कि डायस्टोल कहलाएगा कि हृदय संकुचन कहलाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो भी मारे होंगे डायस्टोल, उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक क्या है, जिसमें ऑक्सीजन का जुटना। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, तो अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी बच्चे ऑक्सीकरण मारे होंगे उनका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर
10 देखेंगे, निम्नलिखित में विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो यहाँ पर पहला जो है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये किसका होता है? तो ये ध्वन सोडा का होता है। किसका होता है? तो ध्वन सोडा का ये सूत्र होता है, ध्वन सोडा। NO2CO3 इंटू 10H2O, ये ध्वन सोडा का है। CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फार्मूला होता है। और ये CaOCl यही विरंजक चूर्ण का क्या होता है? फार्मूला होता है, CaOCl। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, NO2CO3 इंटू 10H2O ये ध्वन सोडा का होता है, और CaSO4 इंटू हाफ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, और ये CaOCl ये आपका विरंजक चूर्ण का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा भस्म नहीं है? तो ये तो KOH भस्म ही है, ZNO ये भी भस्म ही है, AlOHO3 ये भी भस्म ही है, लेकिन ये पूछ रहा है भस्म नहीं है। तो NaCl क्या है? एक लवण है, तो ये भस्म नहीं है। यही आपका आंसर होगा। आप आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 6 से 8% एसिटिक अम्ल से क्या बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 8% एसिटिक अम्ल से क्या बनता है? लवण भी बनता है, सिरका भी बनता है, क्षार भी बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ब्रोमीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 36 जो होता है ब्रोमीन की परमाणु संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 14, जब वस्तु अनंत पर है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब इसका पूरा देख लेते हैं कि वस्तु कहाँ पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वो देख लीजिए। ये आपका अवतल दर्पण है। यहाँ पर पोल है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर है सी, और यहाँ पर क्या है? अनंत है। तो देख लीजिए, अगर कोई वस्तु अनंत पर रहती है, कोई वस्तु को अगर हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब, जब वस्तु यहाँ अनंत पर हम रखे हुए हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये फोकस है आपका, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है। अगर वस्तु अनंत और सी के बीच में रखते हैं, अनंत और सी के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? एफ और सी के बीच में बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा। अगर वस्तु को हम सी पर रखे हुए हैं तो उसका भी प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर ही बनेगा। और वस्तु एफ और सी के बीच में रखते हैं, एफ और सी के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और सी के बीच में बनेगा। अब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। ये आपका 1,
ये 1, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना। 2 यहाँ पर जो है वस्तु C और F के बीच में है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, F और C के बीच में। जब वस्तु C पर है तब उसका प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। जब वस्तु F और C के बीच में है तब उसका प्रतिबिंब यहाँ अनंत और C के बीच में बनेगा। जब वस्तु F पर है तब उसका प्रतिबिंब F पर है, सॉरी यहाँ पर F है यहाँ पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये 4, ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा F पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब वस्तु P और F के बीच में है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाएगा। तो एक बार और मैं पूरा फिर से बनाने वाला हूँ, और वीडियो में बहुत ज़रूर बने रहें क्योंकि मैं पूरा चीज़ याद करवा दूँगा। चलिए एक बार मैं क्लियर करता हूँ, एक बार फिर से। ये क्या है, आपका दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये रजतीत किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम वस्तु, यहाँ पर हम रख दिए पोल को, यहाँ पर F है, यहाँ पर C है और यहाँ अनंत है, ठीक है। और कोई वस्तु को अगर हम अनंत पर रखते हैं, कोई वस्तु को अगर हम अनंत पर रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब वस्तु को हम रख रहे हैं अनंत और C के बीच में, अनंत और C के बीच में रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, C और F के बीच में बनेगा, ठीक है। अब वस्तु को हम कहाँ पर रख रहे हैं, C पर रख रहे हैं, तो कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, C पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, वस्तु को हम रख रहे हैं C और F के बीच में, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और C के बीच में बनेगा, ठीक है। अब वस्तु को हम रख रहे हैं F पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वस्तु को रख दिए F पर तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बना। ये जो है छोटा बना, वस्तु से छोटा बना, ये क्या हो जाएगा, बराबर बना, बराबर, और ये क्या बना, बड़ा। ये अगर वस्तु को हम रख रहे हैं वस्तु को रखे हैं F और C के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। तो आप लोगों को समझ में आ गया है होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। चलिए, तो उत्तल लेंस है, यहाँ पर इसका भी सलूशन कर देता हूँ मैं। ये क्या है, उत्तल लेंस है, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, प्लस 20 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर अवतल लेंस होता तो फोकस क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/F, इसका फार्मूला होता है P क्षमता बराबर 1/F। फोकस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 1/20 सेंटीमीटर। इसको अब क्या करेंगे,
इसको एक 1/20 है, तो इसको क्या करना है, चेंज कर देना है, मीटर में ले जाना है। तो मीटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे मीटर में बदलने के लिए, तो वो हो जाएगा 1/20। तो इसको मीटर में बदल लेंगे, 1/20, इसको क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या था, सेंटीमीटर था, ये केस में बदल गया, मीटर में बदल गया। तो इस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 गुना 10, 20 बचे 100। ये 5 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 5 डायऑप्टर। ये प्लस में आया है, माइनस में नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा, +5 डायऑप्टर। यहाँ पर देख लीजिए, +5 डायऑप्टर ऑप्शन ए में है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो 2D क्षमता का निकाल देते हैं। 2D यहाँ पर दे दिया है, D क्षमता दे दिया है, यानी कि P = 2D। अब इसको क्या कर देना है, सेंटीमीटर में बदल देना है। तो फोकस P बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर 1/f, और P का मान दे दिया है 2, तो 2 1/f। ये क्या हो जाएगा, f बराबर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना कर लेते हैं त्रिकोणीय, यानी कि f बराबर हो जाएगा 1/2। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, 1/2 × 100, ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर 50 सेंटीमीटर किस में है, +50 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 19, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, याद करने का ट्रिक, दूर का क्या है, छोटा लेटर है, इसलिए उत्तल लेंस हो जाएगा। यहाँ पर अगर निकट रहता तो निकट का जो है, निकट, तो ये बड़ा है, तो बड़ा के लिए किसका हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। अगर निकट रहेगा तो अवतल, और दूर रहेगा तो उत्तल लेंस। यहाँ पर लेंस लिखना है, दर्पण नहीं। बहुत क्या किया है, यहाँ पर उत्तल दर्पण है तो दर्पण मार दिया है, निकट है तो अवतल लेंस, और दूर है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का। दूर का छोटा लेटर है तो छोटा वाला उत्तल लेंस, देखिए निकट बड़ा है तो बड़ा, यानी कि अवतल। ये ट्रिक है याद करने का। नेक्स्ट जो है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, तो क्या हो जाएगा, परितारिका। जो भी मारे होंगे ऑप्शन नंबर सी उसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की जीवन काल कितने दिन तक होती है, तो ये हो जाएगा 120 120 दिन होता है। जो भी 120 दिन मारे होंगे उनका सही होगा। नेक्स्ट जो है, मृदा से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो मूल रोम। जो भी मूल रोम मारे होंगे उसका आंसर करेक्ट होगा, मूल रोम। नेक्स्ट जो है, रक्त कौन सा उत्तक है,
तरल संयोजी ऊतक है। मनुष्य में उत्सर्जी अंग नहीं है, उत्सर्जी अंग नहीं है। फेफड़ा तो है ही, जिसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये तो उत्सर्जी अंग है ही। यकृत भी है ही, यूरिन का काम करता है। ब्रीक भी है ही, ये भी यूरिन और शुद्ध करने का काम करता है। अग्नाशय जो हो जाएगा, ये उत्सर्जी अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में जो है में प्याली जैसी रचना को क्या बोलते हैं? बोमन संपुट। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। और बबूल के पौधे से मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो देख लीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन टैनिन है, रेजिन है, गोंद है, लैटिक्स है। तो गोंद जो भी हमारे होंगे उनका सही है गोंद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस है, CO2 है, SO2, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑक्सीजन। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, वो कितना होता है? 50 हर्ज होती है। नेक्स्ट जो है, विभक्त वलय का उपयोग किस प्रकार के उपकरण में किया जाता है? तो उपयोग किस में किया जाता है? विद्युत मोटर में। जो विद्युत मोटर का काम क्या है कि मोटर है तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ये मोटर। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर करता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी में मोटर कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब क्या है नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 30 क्या रहा है? विद्युत कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो कौन सा सूत्र है? उसमें है, चुंबकीय है, रासायनिक है। तो क्या हो जाएगा? विद्युत कुंडली को ज्ञात करने के लिए रासायनिक हो जाएगा, ऑप्शन सी। विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो यह अदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? तो ये वाट पर घंटा होगा ही नहीं, वाट होता ही नहीं, सभी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का होता है। नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो वो जरा दृष्टि दोष होता है। नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से कौन सी दृष्टि होते हैं? जरा दृष्टि दोष होते हैं। सूर्य से, नेक्स्ट जो है 35 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरण पुंज निम्न में से कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? समांतर किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो देख लीजिए, समांतर किरण पुंज पहला क्या है? किरण पुंज 3 प्रकार की होती हैं। पहला होती है समांतर किरण पुंज। दूसरा जो होती है अभिसारी, और तीसरा जो होती है अपसारी। तो समांतर किरण पुंज में क्या होता है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर हो, तो ये क्या है? सभी किरणें समांतर हो, उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज कहते हैं।
अभिसारी मतलब जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा क्या है? अपसारी, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम अपसारी किरण पुंज। तो ये तीनों हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट जो है इसका समांतर हो जाएगा। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो अमलगन कहते हैं। अमलगन। सोने में कौन सी धातु को मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? तो इनमें से सभी, कॉपर, जिंक और एजी, सभी को मिला करके क्या किया जाता है? सोना तैयार किया जाता है। नेक्स्ट जो है PbNO3 किस प्रकार का लवण है? तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव की SI मात्रा क्या होती है? विभव है तो विभव का SI मात्रा क्या होती है? वोल्ट होती है। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रा क्या है? धारा जैसी आ जाएगा वो क्या मार देंगे? एम्पियर आएंगे। विद्युत धारा यानी कि एम्पियर। और विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? युक्ति को, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? तो एमीटर बोलते हैं, या मीटर बोलते हैं, या जनित्र बोलते हैं, या वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो विद्युत धारा कौन उत्पन्न करती है? तो ये हो जाएगा जनित्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 42, टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर पिघलता है? 3500 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 43 जो है कह रहा है, निम्नलिखित में किस कोशिका का ऊर्जा मृदा के रूप में जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका? ATP। नेक्स्ट जो है, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? मेढक में, मछली में ही, मेढक में नहीं पाया जाता है कि मछली में, पक्षी में, मनुष्य में, किस में नहीं दोहरा पाया जाता है? तो ये हो जाएगा मछली में दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट जो है ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण कहा जाता है किसको? PC किस में बोला जाता है? PCT में, या DCT में, या हेनले लूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो PCT में। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाती है? मुख गुहा का पिछला भाग को हम ग्रास नली बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? लोहा में वायु का प्रभाव पड़ता है, वो रिएक्शन कर लेता है, लोहा और वायु। सोडियम में भी पड़ता ही है। तांबा में वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। सोना में भी पड़ता है। तो निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है जिससे करंट प्रभाव सल्फर, आयोडीन, ग्रेफाइट, प्लास्टिक। ग्रेफाइट, ये क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का। और क्या है क्वेश्चन नंबर 50, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरीके का वीडियो जो है मैं इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हूँ मैथ का बहुत ही जल्द करवाने वाला हूँ। धन्यवाद।